सबको स्क्रीन नजर आ रहा है? हेल्थ केयर सिस्टम, कैटेगरीज ऑफ साइंस इन्वॉल्व इन हेल्थ रिसर्च। यस सर। ओके, तो जब हम बात करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो यहाँ पे आपके 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, है ना? कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? पहला पैरामीटर है आप किस पे कर रहे हैं। जैसे नाम में ये पब्लिक हेल्थ, तो पब्लिक हेल्थ बेसिकली क्या होता है? पब्लिक हेल्थ होता है दैट यू शुड बी एबल टू टू इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ अ पॉपुलेशन, राइट? तो हेल्थ ऑफ अ पॉपुलेशन, हेल्थ ऑफ अ पॉपुलेशन के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी? एज पर पीपल इटसेल्फ, है ना? अब चाहे आप उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट की बात करें, आप उनके इंटरवेंशनल एस्पेक्ट की बात करें, आप उसके मैनेजमेंट एस्पेक्ट की बात करें, आप उनकी प्रॉब्लम्स की बात करें, आप ड्रग्स की बात करें, आप इसकी बात करें कि उनको कौन कौन से और अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एरिया और बहुत ही डाइवर्सिफाइड एरिया है, ठीक है ना? तो जैसे लिखा हुआ है कैटेगरीज ऑफ साइंस इन्वॉल्व इन हेल्थ रिसर्च, सबसे पहले बायोमेडिकल साइंस है, तो बायोमेडिकल पे मैं आऊंगा, बट मैं मेरे हिसाब से पहला सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इट इज बिकॉज पब्लिक हेल्थ और में और बाकी चीजों में क्या फर्क है कि पब्लिक हेल्थ का जो है इट इज हाउ यू कैन इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ अ पॉपुलेशन। तो हेल्थ ऑफ अ पॉपुलेशन लार्जर लार्जर कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हर एक आदमी अलग है, उसकी इंडिविजुअलिटी अलग है, उसके उसके एस्पेक्ट्स अलग है, और अगर मैं उसको कम्युनिटी बन के देखूंगा तो मुझे सब्जेक्ट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, सब्जेक्ट्स ऑफ डेमोग्राफी, सब्जेक्ट्स ऑफ बिहेवियरल साइंसेस, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। तो पहला जो साइंस है जो उस पर काफी इन्फ्लुएंस करता है दैट इज पॉपुलेशन साइंस। ये क्लियर हो गया सबको? एनी डाउट्स? नहीं सर, नहीं सर। नो सर। ओके, सेकेंड एस्पेक्ट है बायोमेडिकल साइंस। अब बायोमेडिकल साइंस आपको पता है एक बहुत खुद एक ब्रॉड एरिया है। तो चाहे आप कल को ड्रग डेवलपमेंट की बात करें, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे हम कोविड वैक्सीन दे रहे हैं, तो अभी आज ही गवर्नमेंट खूब जोर शोर से प्रचार कर रही है कि 75% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को हमने वैक्सीन लगा दी है, ठीक है? तो भाई ये वैक्सीन लगा दी है, चलो अच्छी बात है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में बात करूं कि जिनको ऑलरेडी कोरोना हो रहा है, या मान लो कि आज 2,51,000 2,51,000 केसेस पर डे के आ रहे हैं, 2.5 लाख 3 लाख, और उसमें से 600-700 लोग जिनकी डेथ हो रही है। अब उन 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 उस कंटेक्स्ट में उसको भी हम किस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है ना? एक तो कंटेक्स्ट है कि चलो हम देख रहे हैं कि भाई घर के किसी मेंबर की किसी की डेथ हो गई, बट अगर मैं इसको इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखूं तो मेरे को ये भी देख सकता हूं मैं कि भाई कोरोना के दौरान कितने ब्रेड विनर्स की डेथ हो गई, जो लोग घर का खर्चा चलाते थे। अब अगर घर का मुखिया या घर का प्रमुख बंदा जिसकी एज बहुत ज्यादा भी नहीं थी और जो घर के सारे खर्चे मैनेज करता था, अगर उसकी अगर परिवार में डेथ हो जाए तो बताओ घर का खर्चा कैसे चलेगा, और उसकी एवज में जो लोग कंपनसेट करेंगे, ठीक है, वो कितने दिन तक कर सकते हैं और किस तरीके से उनकी लाइफ डिटेरिएट हो सकती है। तो यू सी, मतलब हम हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते, बट उसको और टोटलिटी में देखना पड़ेगा, उसको साइंस की नजर से देखना पड़ेगा, उसको आर्ट्स की नजर से देखना पड़ेगा, उसको मैथ्स की नजर से देखना पड़ेगा, उसको ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से देखना पड़ेगा, उसको आउटरीच के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा, और तब जाके आपकी ये चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो दिस इज, तो चाहे आप बायोमेडिकल साइंसेस की बात करें या स्पेसिफिकली, तो कौन कौन से ड्रग्स हैं जो इसमें डेवलपमेंट में काम आएंगे, और उसको किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, और भी क्रिटिकल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपके बायोमेडिकल साइंसेस का पार्ट है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट है दैट इज हेल्थ पॉलिसी साइंसेस, क्योंकि देखिए इम्पोर्टेंट आज की डेट में क्या हो रहा है कि व्हेन टू पीपल आर यू नो डूइंग सम वर्क, और कल को कोई भी कोविड का प्रोग्राम है, तो विदाउट इट हैज टू बी गोइंग थ्रू अ फिक्स प्रोटोकॉल। अब उस प्रोटोकॉल को आप कितना
उसको कंप्लाइंट उसके प्रति कितना है, कितना, अब जैसे NABH है या JCI है या आपके इंडिया में आज की डेट में NQuas का प्रोग्राम है गवर्नमेंट लेवल पे, तो उसको कितने लोग कितने शिद्दत से उसको फॉलो करते हैं, उसकी कंप्लायंस को करते हैं, उसके अंदर जो शॉर्टकमिंग्स दिखाई देती है उसको वो गैप एनालिसिस करके उसको कितना फुलफिल करते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो पॉलिसी, हेल्थ सिस्टम्स बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पब्लिक हेल्थ का, जिसमें मतलब जब हम बात करते हैं कोई भी हेल्थ हेल्थ स्ट्रक्चर की किसी भी कंट्री के अंदर, मतलब मैं इसको आपको ऐसे समझाऊं कि ओके चलो इसको ऐसे देखते हैं। अच्छा, आपके स्टेट में मणिपुर के अंदर हेल्थ, आपको अगर अपनी पॉपुलेशन को हेल्थ देना है तो आपके हिसाब से कौन कौन से कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है? यस, कौन बताएगा? अगर मणिपुर स्टेट के अंदर या मान लो दिल्ली के अंदर या अभी उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होने वाला है, तो अगर आपको हेल्थ को अगर अच्छा करना है, लोगों को हेल्थ प्रॉपरली मुहैया कराना है, तो कौन कौन से फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ टू अ पॉपुलेशन लेवल? हेलो, आर यू लिसनिंग? यस सर। मैंने कहा कौन कौन से फैक्टर्स को हेल्थ हेल्थ के अंडर आप कवर करोगे, किस तरीके से कवर करोगे? यस, बताइए। यस, क्षमता, युमखईबाम। बोलो भाई, कुछ तो बोलो। अभी मैं यूनिवर्सिटी से आया, आने के बाद में सारा दिन, उसके बावजूद भी मैं आपको पढ़ा के ये सब चीजें सिखाना चाहता हूँ। हमारा तो आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। यस, क्षमता। सर पॉपुलेशन में सभी डिसीज, यहाँ कोविड है तो कोविड में ये बोल सकते हैं कि वो जो प्रॉपर मास्क और अपना मतलब जितना हो सके प्रिकॉशन लें। नहीं चलो, पहला मास्क और प्रिकॉशन वो और तो हो गया। मैं आपको मेरा आप सवाल नहीं समझे। मैं कह रहा हूँ कि फैक्टर्स। अगर आपको मान लीजिए आप एक स्टेट में हैं, उस स्टेट के अंदर अगर पॉपुलेशन को, पूरे पूरे जो स्टेट में लोग मतलब रहते हैं, उस पूरे उसकी पॉपुलेशन को अगर आपको हेल्थ केयर सर्विसेज देनी है प्रॉपर, ठीक है ना, तो आपको हेल्थ सर्विसेज देने के लिए आपको किस तरीके की चीजों की जरूरत होती है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए? सर लोगों को अवेयरनेस लाके। अच्छा, अवेयरनेस एक पार्ट है। चलो, अवेयरनेस कैसे आएगी लोगों में? सर जैसे अवेयरनेस को, जैसे वो एक कैंप लगा को बताना कि ऐसा ऐसा करो। क्योंकि अच्छा, जिस जैसे सर छत्तीसगढ़ में अभी जैसे डेवलपमेंट एक जैसे वो जो है ट्राइबल एरिया, वहाँ के लोगों को नहीं पता, तो वहाँ जैसे कैंप वैम्प लगा के बता सकते हैं अच्छा, कि ऐसा ऐसा करना है। चलो वो तो अवेयरनेस का पार्ट हो गया ना, तो हम अवेयर कर रही हो। बट मैं फिर दोहरा रहा हूँ, किसी भी कंट्री का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर डिलीवर करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? नहीं, सर ये मेडिकल उज्जवल। हेल्थ डायरेक्टर हाँ, बोलो बोलो, इनिशिएटिव लेना चाहिए। यूमखई बाम। यस। मेडिकल हेल्थ डायरेक्टरेट ऑफिसेस में ओके, वहाँ पे जिन जिन लोग बैठे हुए हैं तो लोग ओके, इनिशिएटिव लेना चाहिए ओके। सो कि यू मीन टू पॉपुलेशन से में किस कि तरह से HR इम्पोर्टेंट है? HR, है ना? नटशेल में आप ये बोलना चाह रहे हैं HR जी इम्पोर्टेंट है, राइट?
चलो, हेल्थ केयर सर्विसेज Yes, डिलीवर sir. करने के लिए HR इंपॉर्टेंट है। व्हाट नेक्स्ट? उज्जवल। सर सर मेरा हिसाब से मैं फास्ट तो इकोनॉमिकल एक चाहिए, बिकॉज ऑफ देम कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए फास्ट इकोनॉमी। उसके बाद सर एपिडेमियोलॉजिकल हिसाब से एपिडेमियोलॉजिस्ट और स्पेशलिस्ट को जो HR मैडम ने बोला, और नहीं तो मैं बायोस्टैटिस्टिक्स जो इसको है। एक ब्रॉड, मेरी बात सुनो, सुनो, मतलब मैंने अब इसका एक ब्रॉड अम्ब्रेला, व्हाट आई वांट यू टू थिंक मोर, ओके। मैं आपके ओके दिमाग को थोड़ा चलाना चाहता हूँ, बिकॉज अब मैंने आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि मैं वन वे डिलीवरी नहीं चाहता। तो मैंने कहा कि मान लीजिए कि मैं आपको कहीं का हेड बना देता हूँ, मैं आपको ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम का इंडिया में हेड बना देता हूँ, ठीक है। और ठीक है। आपके सामने ये पता है कि भैया ट्यूबरक्लोसिस से मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई जा रहा है। महीने में, हर महीने मान लीजिए कि 50,000 लोगों की डेथ हो जाती है अक्रॉस इंडिया, यस सर। ठीक है। और बहुत लाखों लोग इफेक्ट हो रहे हैं, तो नेचुरली उसकी प्रोग्रेशन होगी। तो अगर मेरे को इसको कंट्रोल करना है, इस पूरी चीजों को कंट्रोल करना है, या मुझे अपने हेल्थ केयर सर्विसेज की डिलीवरी ठीक से कर दी है, या फिर मेरे को अपना सिस्टम ठीक से बैठाना है, हेल्थ सिस्टम को ठीक से बनाना है, तो बताओ कि मैं मेरी कौन कौन सी चीजें इस पे डिपेंड करती है। प्रॉपर डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज विल डिपेंड ऑन विच ऑल फैक्टर्स, क्योंकि वो अगर समझ आएगा तो आप रिसर्च को बारीकी से समझो। सर मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू RNTCP सिचुएशन, सर फास्ट मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट को कंट्रोल करना चाहिए। एंड देन उसका जो चेन सिस्टम है, उस चेन सिस्टम को तोड़ना चाहिए। ओके। इसी हिसाब से इस सिचुएशन को मैंने डेवलप करने के लिए फास्ट मतलब जो डिजीज जिस जगह पे बहुत ज्यादा है, मतलब रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में, तो उसी हिसाब से ध्यान देना चाहिए। जो जो एक्चुअली, जैसे सर आपने बोला ट्यूबरकुलोसिस सर एक्चुअली इकोनॉमिकल बिलो कैटेगरी लेवल में बहुत ज्यादा होता है। तो आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया सर देखिए, रिसोर्सेस की जरूरत होती है कोई भी यस चीज सर, को। यस सर, अब यस वो सर, रिसोर्सेस, चलो एक रिसोर्स हो गया ह्यूमन रिसोर्स, चलो मैं आपकी बात ले लेता हूँ। और कौन सा रिसोर्स जरूरत है अगर आपको प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज डिलीवर करवानी है? क्योंकि जब तक डॉक्टर, नर्स, है ना, पैरामेडिक, फार्मासिस्ट नहीं रहेगा तो वरना डिलीवर कौन करेगा? लोग ही डिलीवर करेंगे ना भाई, है ना। तो यस HR सर, तो हो गया, चलो मैं समझ गया। अब HR के अलावा और कौन? तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको कंपोनेंट नहीं पता होंगे, इसलिए मतलब ये जो तीसरा वाला पार्ट था ना, हेल्थ हेल्थ पॉलिसी। अब पॉलिसी तो तब बनाओगे ना जब आपको पता होगा कि देखना क्या है। जब पता यस ही नहीं सर, है देखना क्या है, तो पॉलिसी कहाँ से बना लो? नहीं। एग्जैक्टली, यस सर। यस, यस, युम खाई बाम। सर फंडिंग होना चाहिए ये सबको काम तो एक तो हमने बोल दिया, चलो होने। HR। उसके बाद दूसरा और क्या चाहिए होता है कोई भी चीज को डिलीवर करने के लिए? सर फंड मिलना चाहिए सर। हैं? क्या चाहिए बेटा? सर फंड मेरा फंड FUND फंड चाहिए। तो बोलो, एक मिनट, युम खाई बाम पहले बोल लो, फिर मैं उज्जवल से बात करता हूँ। हाँ, सर फंडिंग होना चाहिए। फंडिंग, दैट मीन्स यू रिक्वायर मनी, है ना भाई। तुम क्या ऐसे ही फ्री में यस सर्विसेज सर। दे दोगे? तुमको बोला गया कि तुम NRHM का पार्ट हो, और कह अरे डॉक्टर साहब, भाई पैसे तो है नहीं, बस आ जाया करो, और देखो आपने तो पढ़ाई की है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सर्विसेज दे दो, लोगों का भला होगा और पुण्य भी मिलेगा आपको। तो आप सर्विसेज दे दोगे वैसे ही फ्री में, है उज्जवल? यस सर, रिसर्च होना चाहिए।
ओके, तो तुमने एक हो गया हमारा एचआर, दूसरा हो गया हमारा मनी, दैट इज द फाइनेंशियल फंडिंग। ठीक है। थर्ड तुमने कहा यस रिसर्च सर, होना यस चाहिए। सर। रिसर्च होना चाहिए मतलब नई नई चीजों को फाइंड आउट करने का वो होना चाहिए कि मतलब नए यस सर। है ना। चलो वो एक एक फैक्टर है। मैंने कहा कौन कौन सी चीजों पे डिपेंडेंट है ना। अच्छा और कौन बताएगा? ओके राजीव, यस। हाँ यस सर। राजीव, हमें अगर किसी भी जगह पे हेल्थ केयर सर्विसेज को देना है, यहाँ पे मान के चलो अभी कोविड के टाइम पे हमें हमें पता था कि भाई वहाँ एकदम गांव देहात का इलाका है, वहां पे पहुंच नहीं रही ये चीजें, तो आपने चलो दे दिया। बट अगर हेल्थ केयर सर्विसेज को मैं पर से बोलूं तो हेल्थ केयर सर्विसेज कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है? तो एक अभी बताया कि भाई सर ये तो डिपेंड करता है इस पे, क्या बोला था आपने? हेल्थ केयर सर्विसेज ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स रिसोर्स पे, ह्यूमन रिसोर्स पे फंडिंग। डिपेंड करता है। और फिर हमको बोला सर ये मनी पे भी डिपेंड करता है। चलो मान लिया मैंने कि भैया लोग भी जरूरत है और ठीक ठाक मतलब उसको सर्विस देने के लिए जो पैसे बनते हैं वो भी देना जरूरी। ठीक है, दो हो गए। और और एसेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का तो मतलब है कि भाई ये लोग अगर हैं तो लोग आके उसको ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे, है ना। यही बात होगी ना एक्सेसिबिलिटी की। हाँ सर। तो ले पा रहे हैं, मान लो कि तुमने ट्यूबरकुलोसिस की का एक यूनिट खोल दिया और वहां तुमने अपना कंपाउंडर भी बैठा दिया, डॉक्टर भी बैठा दिया, लोगों को बस आना है क्लिनिक में और उठा के लेके जाना है। तो ये है क्या कंपोनेंट? सर अवेलेबिलिटी, उसका जो ट्रीटमेंट और प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन अवेलेबिलिटी हाँ, होना तो चाहिए। तुमने एक इम्पोर्टेंट बात है सर, मेडिसिन, है ना, जो इसको ट्रीटमेंट देना है। तो आपने कहा एक पैसा भी चाहिए सर, लोग भी चाहिए और मेडिसिन भी चाहिए। चलो मान लिया, चलो मेडिसिन चाहिए स्पेशली इंजेक्शन लगाने के लिए। ठीक है, आपको चाहिए इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए, आपको मेडिसिन वगैरह चाहिए। ठीक है, और यस, और कोई बताएगा? सर हेल्थ सिस्टम को डेवलप करना चाहिए उसी हिसाब से। हेल्थ सिस्टम को डेवलप करने के लिए तो फिर वही है, चलो कि आप रिसर्च करोगे, देखोगे, इसीलिए ना रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना। यस सर, यस सर। है ना। तो देखो अब इसको थोड़ा सा समझ लो, ये मैं थोड़ा सा, देखो ये एग्जाम का पार्ट इतना हो ना हो ये है, बट ये आपको रियल जिंदगी में बहुत काम आएगा। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। अब देखो कोई भी कहीं का भी अगर मेरे को, अगर मैं कहीं का फाइनेंस मैनेजर हूँ, मैं किसी प्रोजेक्ट का मैनेजर हूँ, हेड हूँ, मैं इंडिया में, मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ सपोज, अगर मैं कल को इंडिया का हेल्थ मिनिस्टर बन जाता हूँ तो मैं इसको कुछ अलग अलग कंपोनेंट से देखूंगा। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई जिस ऑर्गेनाइजेशन में, देखो बेटा, बी द चेंज टू सी द चेंज, है ना। अब आज की डेट में जो भी गवर्नमेंट है, अब आज आज की डेट में गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है? बच्चे कह रहे हैं भैया रोजगार चाहिए, गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपस में लड़ो, है ना, डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि भैया ये है, ये है, ये है। तो एक लेवल पे जाके आम आदमी को किसकी जरूरत है? नौकरी की जरूरत है, नीड है ना भाई, यस सर। नौकरी तो नीड है। अब उसी हाँ सर। तरीके से अगर आप हेल्थ को लोगे तो हेल्थ भी आदमी की नीड है, क्योंकि इंडिया में 33 स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स का ताना बाना अलग है, हर स्टेट की चैलेंजेस अलग हैं, बट कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो कॉमन है। तो जो कॉमन कंपोनेंट, मैं कॉमन कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि अगर तुम यही सेम सिस्टम को अगर तुम अगर मणिपुर में देखोगे तब भी वही पैरामीटर आपको सेम मिलेंगे, अगर आप कश्मीर में देखोगे तब भी आपको पैरामीटर सेम मिलेंगे, अगर आप इसको केरला में देखोगे तब भी पैरामीटर सेम मिलेंगे, अगर आप इसको वेस्ट बंगाल में देखो तब भी पैरामीटर सेम मिलेंगे। तो उस कॉमन पैरामीटर को समझते हुए कि कौन कौन चीजों पे डिपेंड करता है, तो पहला पैरामीटर होता है, देखिए, द गवर्नमेंट इटसेल्फ। अब जब आप गवर्नमेंट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पॉलिसी बनाने के लिए तो भाई कोई सरकार ही बनाएगी ना। सरकार यस की सर। जो सरकार है, उस सरकार में कोई हेल्थ मिनिस्टर होगा। अब अगर हेल्थ मिनिस्टर खुद ही अंगूठा छाप हो, अगर आईएएस ऑफिसर खुद ही अंगूठा छाप हो, तो क्या पॉलिसी बनाओगे? बताओ आप मेरे को, बन सकता है क्या? नहीं नहीं। सर।
है ना, क्योंकि भाई बेसिक चीज को करने के लिए तो इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं हम। यहाँ पे 3 चीजें हैं। लीडरशिप तो सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी चीज को करने के लिए, इसीलिए ना तुम एमपीएच कर रहे हो भाई मेरे, लीडर बनने के लिए, लीडर इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ। अगर पता ही नहीं है कि भाई अगर 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 मुखिया ही अगर मतलब क्या कहते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, अगर राजा ही चौपट होगा तो प्रजा का क्या होगा भाई? मानते नहीं मानते भाई? यस सर, रेस्पेक्ट, यस सर। रेस्पेक्ट होने के लिए पहले ये तो लगे कि ना यार ये आदमी जो है जिस जो बना रहा है वो वाकई में डिलीवर कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो खुद की उसके क्रीडेंशियल्स क्या है। अब अगर मान लो, बहुत ईमानदारी वाली बात है, अगर मान लो तुम एक हेल्थ सिस्टम का पार्ट हो, तुम एनआरएचएम में काम कर रहे हो, और तुम्हारी रोज एक रिपोर्टिंग, तुम कह रहे हो सर मैं तो डॉक्टर हूँ, सर मैं तो नर्स हूँ, और तुम्हारी रिपोर्टिंग हो जाए कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो जाए जो 8वीं क्लास पास हो, तो बताना कि तुम्हारा किस तरीके का बिहेवियर होगा, बहुत ईमानदारी से। और जब तुम कुछ भी चीज बोलते हो, जो भी तुम सजेशन देते हो, वो कहता रहे ये क्या होता है भाई, या ये क्या है, ये तो ऐसी बेकार सी चीज है। हाँ जी, यस सर, ये रेलेवेंट है या नहीं है? यस सर, यस सर। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हेल्थ सिस्टम को अगर आपको ठीक करना है तो इस पे ही रिसर्च हो सकती है कि भाई आप मेरे को बताएं कि आपके पूरे सिस्टम में, अगर मान लीजिए आप टीबी कंट्रोल करें, तो हर एक जो जो बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं हमारे इसके टीबी विभाग के, उन सबके अंदर जो लीडर बैठा हुआ है वो खुद कितना सक्षम है, या वो उसका किस तरीके का उसका उसका थॉट प्रोसेस है, इजंट इट? यस तो सर, ये 3 चीजें एक साथ चलती है, लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, है ना। ये पहला कंपोनेंट होता है किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूवाइज करने के लिए। ठीक है, जबकि मेरे को वो पढ़ाना था, बट मैंने कहा चलो तुमको एक बार ये कॉन्सेप्ट समझा दूं, अगर ये समझ जाओगे तो फिर आगे तुम्हारे को बहुत हेल्प मिलेगी। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज हेल्थ सिस्टम का जो पहला कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं हम लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। तो लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप होती है कि भैया हमें कौन से दिशा जाना है, भाई हमें दाएं जाना है, हमें बाएं जाना है। अब अगर हर एक आदमी को सब कुछ पता होना होता तो फिर लीडर की जरूरत ही क्या है? अगर हर आदमी को सब कुछ पता है तो भैया एक सीआर की जरूरत क्या है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव की? तो हर आदमी को हर चीज नहीं पता होती भाई, तो लीडर एक वो भूमिका होती है। तो लीडरशिप को पहले पता होना चाहिए, वो जायजा ले सके कि आपकी अपनी कंडीशन कैसी है। कल को हमें जब सामने वाले को से डील करना है, टीम बनानी, तो कैसे टीम बनानी है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, उस कंट्रीब्यूशन के एवज में उनको क्या पैसे मिलेंगे, तो और कितना वो चीज मिलेगा। तो ये लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप आपको ताल्लुकात बनाने में, नेटवर्क बनाने में, पैसा लाने में, फंड रेज करने में, अपनी चीजों को अच्छा रखने में बहुत काम आती। तो लीडरशिप इज द फर्स्ट वन। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है ना। अब वो कितने टाइप के लीडर्स होते हैं पूरी दुनिया में, मैं बाद में कभी पढ़ाऊंगा। लीडरशिप जो टाइप पूरी दुनिया में ना 4 टाइप के लीडर हैं। अब अगर हमने कहा क्या महात्मा गांधी बड़े अच्छे लीडर थे, तो लोग ज्यादातर बोले हाँ जी बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, देखो उन्होंने आजादी हमको दिलवा दी, नॉन वायलेंस है, पर चलो बहुत अच्छा, मैंने मान लिया। बट आप कैसे प्रूव करेंगे दैट दैट साइंटिफिकली दैट अच्छा लीडर कौन होता है? हु इज अ गुड लीडर? हाँ जी, आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन अच्छा लीडर है? स्ट्रेटेजी के से हैं? अच्छा, आपका बॉस अच्छा, आपका आपका जो बॉस है जिसका आपको स्ट्रेटेजी से रिपोर्टिंग है, वो अच्छा लीडर है या नहीं है, ये कैसे आप डिसाइड करेंगे? हाँ जी, लीडरशिप बेटा 2 चीजों पे डिपेंड करती है, रिलेशनशिप एंड वर्क। समझ रहे हो? रिलेशनशिप और वर्क। पूरे दुनिया में अगर मान लो रिलेशनशिप आपकी बड़ी अच्छी है अपने सबॉर्डिनेट से, अब कहने का ये मतलब है कि भाई आपको 2 ही चीजें करानी है। लीडर की दो दो भूमिकाएं होती है, एक क्या काम उसको दिया गया है जिसको एग्जीक्यूट करवाना है, और दूसरा किसके थ्रू एग्जीक्यूट करवाना है।
समझ आ रही है बात? यस सर। रिलेशनशिप एंड वर्क। अब रिलेशनशिप अगर मान लो मैं अगर एक ग्रिड मॉडल बना दूं, 0 मतलब नो रिलेशनशिप। मैंने ये मॉडल पढ़ाया था क्या आपको पहले? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, तो रिलेशनशिप मान लो 0 है। मैं एक्स एक्सिस, आप सबको पता है ना एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है ना। वाई एक्सिस पे मान लेता हूँ, जब मैं लाइन को ऐसा सीधा बनाऊंगा, है ना, वर्टिकल लाइन बनाऊंगा, तो मैंने कहा 0 मतलब नो रिलेशनशिप एंड 9 मतलब वेरी गुड रिलेशनशिप। अब हम मेरे ताल्लुकात सबसे बड़े अच्छे हैं, जो आ रहा है मेरे पर, और जी शर्मा जी बहुत बढ़िया, वर्मा जी बहुत बढ़िया, अरे इम्तियाज बहुत बढ़िया, अरे एंटनी सब बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत अच्छा है। सबके साथ मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं। बट इतने अच्छे संबंध है कि कोई मेरी बात ही नहीं मानता, ना कोई काम करता। संबंध बड़े अच्छे हैं, बिकॉज पीपल टेक मी फॉर ग्रांटेड। तो विल आई बी अ गुड लीडर? नहीं सर। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें रिलेशनशिप तो बहुत अच्छी है सबसे, बट वर्क के पैमाने पे इट इज 0, राइट? ऑल ऑफ यू एग्री? यस। यस सर। अब इसी का ही उल्टा ले लो। लोगों को ना, मुझे लोगों की शक्ल देखनी पसंद है, ठीक है, और लोग अगर मेरे पे आते हैं तो मैं बिल्कुल उनको बहुत ही मतलब एक बहुत ही वैसे आंसर दे देता हूँ। मैं, जाओ यार यहाँ से, बात मत करो मेरे से, जाओ। मैं इस तरीके से बिहेव करता हूँ लोगों से, ठीक है। और क्योंकि मैं इस तरीके से बिहेव करता हूँ तो कोई लोग मेरा काम ही नहीं करते। तो ये भी एक टाइप की लीडरशिप ही है, नहीं? हाँ सर। नहीं सर। है ना। तो इसमें क्या है कि लोग मतलब मेरे को हेड बना रखा है, बट क्या है कि मैं भी चिड़ा हुआ रहता हूँ, लोग भी मेरे से चिड़े हुए रहते हैं, ठीक। और क्योंकि मैं चिड़ा हुआ रहता हूँ तो लोग मेरा काम ठीक से नहीं करते। तो ये भी है। दूसरा, तीसरा टाइप होता है जहां पे मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं लोगों से, ठीक। और लोग जो हैं मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, और क्योंकि मेरे संबंध सबसे बहुत अच्छे हैं तो लोग मेरी बात मानते हैं, मेरा काम कर देते हैं। तो ये भी एक लीडरशिप क्वालिटी है। यस। यस है एक लीडरशिप या नहीं है? सर। है लीडरशिप, क्यों नहीं है है? ना? क्योंकि भाई मान लो कि आप 5 लोग हो, आप में से कोई एक हेड है, बट आप इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं, अपनी बात को आराम से समझाते हैं आदमी को, आप उसको इज्जत देते हैं, आपको जब उसको छुट्टी पड़ती है तो आप उसके काम आते हैं, वो भी आपके काम आता है। तो और अल्टीमेटली जो आपके ऊपर अगर अगर बहुत स्ट्रेस भी है तो आपने कहा भाइयों देखो मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रही है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब मेरे टीम में हम लोग मिलके इस काम को कर लें। बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़े, हो सकता है आप 3 दिन तक घर भी ना जाए आपको, और सब आपका मिलके आपकी मदद कराते हैं, और आप अपना टास्क पूरा करते हो, उसके बाद में आप सबको लेके जाते हैं और होटल में खाना खिलाते हो अपनी तरफ से, खुशी खुशी। तो ये एक लीडर, अच्छे लीडर की निशानी है ये, नहीं? सर अच्छे है। ठीक है ना। तो ये भी यस एक सर। टाइप का लीडर है। और चौथे टाइप का लीडर ये है कि उसको सबको पता है, वो किसी की भी बात नहीं सुनता, बट ये क्या है, उसने पेगासस सॉफ्टवेयर लगा रखा है, तो उसको अपने जितने भी वो हैं अपने एम्प्लॉयज हैं उसकी जासूसी करवा लेता है, फोन टैप करवा लेता है, सब कुछ पता चल जाता है उसको उससे। और जब मौका मिलता है वो सामने वाले को ब्लैकमेल करके अपना काम करा लेता है, या आंखें दिखा के अपना काम करवा लेता है। तो ये भी एक लीडरशिप का मॉडल है कि नहीं ये? यस सर। तो ये 4 टाइप के लीडर हो गए। एक तो वर्क एंड, तो दीज 4 टाइप्स आर नोन एज द गुड, the best type of leader is called a democratic leader, who to whom people will listen. He listens to his people, people will listen to him, and he basically gets the task executed through his team. So this is the best form of leader. This is known as a democratic leader. The other type of, the opposite to of a democratic leader is called an autocratic leader, तानाशाह। तो तानाशाह में लोग काम तो कर देते हैं पर डर के मारे करते हैं, रेस्पेक्ट से नहीं करते, और जिस दिन मौका मिलेगा तो लोग बगावत भी कर देंगे। एग्री? यस सर। तो इस टाइप के लीडर को बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडर, ऑटोक्रेटिक। तीसरा मैंने आपको बताया कि इतने अच्छे रिलेशनशिप है कि कोई भैया काम ही नहीं करता,
तो उसमें लोग बोलते हैं, एक मिनट जरा बेटा, जस्ट मिनट। हेलो, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ आदिल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी क्लास ले रहा हूँ आदिल भाई, थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे, हैं? मेरी क्लास चल रही है, ठीक है, ओके 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 ओके। तो तीसरा टाइप का मैंने कहा कि सब आपकी बात सुनते हैं, मतलब आप काम करते हैं मतलब, और लोग आपके काम डर के मारे करते हैं भैया, तो ये भी एक टाइप का तो ऑटोक्रेटिक हो गया। तीसरा है कि भैया लोग आप लोगों को बोलते हैं हाँ भाई छुट्टी है, तो लोग काम कुछ नहीं करते बट आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इसको बोलते हैं लेजी फेयर लीडर, सॉरी कंट्री क्लब लीडर, मतलब सरकारी महकमा जिसको बोलते हैं। अब आ रहे हो आप मैं हम सब सरकारी महकमे से बड़े परेशान हो जाते हैं ना कई टाइम। अरे कहता है यार कोई सुनवाई नहीं है, कभी भी चले जाओ कुछ भी बोल देते हैं, है कि नहीं, ऐसा होता है? हाँ सर। Yes, ठीक sir. है। और चौथा जो है वो है ना, वो लोगों की बात सुनता है ना लोग उसकी बात सुनते हैं ना, तो इसलिए ना काम होता है ना लोग आपस में अच्छा रिलेशन रखते हैं। ठीक है, तो कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, कुछ अच्छा बनाने के लिए आपको सबसे पहले लीडरशिप चाहिए। अब लीडरशिप आपकी अच्छी बनी है तो उसको मैनेज भी करना आना चाहिए। तो मैंने वही पहली वाली कहानी, वही मैनेजमेंट की मैंने कहानी बताई थी ना, मैनेजमेंट को मैंने तोड़ दिया 3 वर्ड्स में, मैनेज, मेन और टी। तो मैनेजिंग द मेन कैन बी रिप्लेस बाय रिसोर्सेस। अब ये रिसोर्सेस कौन कौन से होंगे? ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट। क्लियर हो गई बात? तो मैंने कहा फर्स्ट चीज Yes, जो sir. इम्पोर्टेंट होती है किसी भी चीज को डिलीवर करने के लिए, वो आपकी होती है मैनेजमेंट, ये सॉरी लीडरशिप, मैनेजमेंट, और तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है भाई? अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी होती है जवाबदेही। समझते हो जवाबदेही? जवाबदेही का मतलब है भाई, अब गवर्नमेंट ने मान लो इंडिया में आज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना दिया, सरकार ने कहा हम लोगों को नया पार्लियामेंट चाहिए, तो भाई जो पढ़े लिखे सही लोगों को बोलेंगे अरे भाऊजी नया पार्लियामेंट की ज्यादा जरूरत है या नए अस्पतालों की ज्यादा जरूरत है या लोगों को नई नौकरियों की ज्यादा जरूरत है? किसकी ज्यादा जरूरत है? देश को, पॉपुलेशन को किसकी ज्यादा जरूरत है भाई? नए पार्लियामेंट की Hospital. जरूरत है। नहीं सर। हॉस्पिटल, Hospital नौकरी, का ज्यादा रोजगार, पढ़ाई लिखाई, भाई क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो विस्टा प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो भी तो टैक्स पेयर के पैसे से ही बन रहा है। कौन सा Yes, सरकार sir. अपने घर से उठा के लाई है ये पैसा, है? तो जवाबदेही अगर नहीं हो, अब सामने वाला बोले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, भाई मैं हेड हूँ, मैं डिसाइड करूंगा, तो भाई आपको ये डिसाइड करने की क्षमता दी किसने? तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप, अगर आप स्कूल ले लो, कॉलेज ले लो, हेल्थ मिनिस्ट्री ले लो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, कोई एनजीओ ले लो, तो जो लोग उसमें बैठे हुए हैं, अगर लीडर अच्छा नहीं होगा, मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, उसकी उसकी मैनेजिंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी और उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो वो स्ट्रक्चर कभी भी हेल्थ प्रॉपरली डिलीवर कर ही नहीं सकता है। अब वो कितना अच्छा डिलीवर कर रहा है, 100 में से 100 मार्क्स दोगे, 100 में से 50, 60, 70, 80, ये रिसर्च का विषय हो सकता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ज्यादा अच्छा काम करते हैं इसको अच्छा सिस्टम बनाने में, और या कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सब बहुत जो आपको पता है कि ये काम बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। देखिए सक्सेस का भी अपनी वैल्यू होती है, फेलियर की भी अपनी वैल्यू होती है। सक्सेस की वैल्यू ये होती है कि सक्सेस से अगर आपको पता चल जाए कि इस तरीके से सक्सेस आएगी और ये तरीके हैं सक्सेस पाने के, तो आप भी अगर उसको फॉलो कर लोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। फेलियर के पैमाने ऐसे होते हैं कि जब आप फेलियर को स्टडी करते हैं तो आपको ये समझ आता है कि कौन सी चीज बिल्कुल नहीं कर दी ताकि चीज बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो पहला कंपोनेंट होता है बेटा किसी भी हेल्थ सिस्टम के अंदर
तो ये मैं आपको हेल्थ पॉलिसी साइंसेस के अंतर्गत बता रहा हूँ। ये लिखा है ना जो वर्ड, दीज इंक्लूड हेल्थ पॉलिसी रिसर्च, क्योंकि रिसर्च पढ़ रहे हो, हेल्थ सिस्टम्स रिसर्च। अब पॉलिसी तो पता है भैया, पॉलिसी बनानी है कि बताओ एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, किन लोगों को मिलेगा, सभी को मिलेगा, कुछ लोगों को मिलेगा, किस एवज में मिलेगा, वो तो चलो ठीक है। हेल्थ सिस्टम्स रिसर्च क्या होती है? तो सिस्टम रिसर्च का पहला कंपोनेंट है लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर ये चीज होगी तभी कोई आप एक अच्छा सिस्टम डेवलप कर सकते हो। अगर अगर ये नहीं होगा तो आप चाहे कितना जोर लगा लो, आप कभी अच्छा सिस्टम बना ही नहीं सकते कहीं पे भी, स्कूल में, कॉलेज में, हेल्थ मिनिस्ट्री में, किसी विभाग में, किसी देश को। ठीक है ना। अब हम अगर सिस्टम को गालियां दें, हम बोले अरे यार इंडिया में ऐसा ही ऐसे, ऐसा इसलिए क्योंकि लोग ऐसे हैं भाई। अगर जनता मूर्ख है तो भाई नेता तो मूर्ख बनाएगा ही ना भाई, क्योंकि लोग सवाल ही नहीं पूछते। लोग कह रहे भैया ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर बोलती है कि भैया हमको सर तनख्वाह ही नहीं मिल रही, डॉक्टर बोलता है हमको तनख्वाह ही नहीं मिल रही, उसके बावजूद भी सब सिस्टम है, क्योंकि वो इस पे डालता है, वो उस पे डालता है, पर जो नेता है, जो प्रशासन है, उससे कोई सवाल ही नहीं पड़ता। वो सवाल जब इकट्ठा होके जब वो करोगे, लोग अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो भैया सवाल पूछेंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कहाँ से सवाल पूछेंगे। ओके, तो ये हो गया पहला कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट इसका होता है, अब देखो कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस चलाने के लिए आपको सबसे पहले यही चीज चाहिए, तो मैंने कहा चलो ये भी, क्योंकि ये हेल्थ सिस्टम रिसर्च है, सिस्टम की बात है। अब सिस्टम कुछ भी बनाने के लिए, जैसे बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो इसी तरीके से एक पूरा यंत्र प्रणाली है। तो उसमें सेकेंड चीज, अगर इसको करना है, अगर आपने चलो पॉलिसी बहुत अच्छी बना ली, लीडरशिप, तो कुछ चीजें जो होती है प्लानिंग में बहुत अच्छी लगती है, बट जब उसको एग्जीक्यूट करते हो तो वो फेलियर हो जाती है। ठीक है, तो फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण होता है, और इसी वजह से हेल्थ सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, या वो है तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्स। तो सेकंड कंपोनेंट है तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्स। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ, तो पहला कंपोनेंट हो गया तुम्हारा लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। दूसरा कॉमन हो गया ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ। क्लियर है बात? कोई हाँ शक, सर। शुबा, डाउट? यस सर। भाई अगर अगर डॉक्टर नहीं आ रहा, तुमने भैया अपना आंगनवाड़ी वर्कर वो बना रखा, अपना प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना रखा गांव में, यही ना हेल्थ, पब्लिक हेल्थ रिसर्च में पढ़ना चाह रहे हो कि तुमने वो है। अब तुम कहते हो कि भाई गांव गांव देहात तक है, चाहे कितनी भी अंदर तक हो, तब सबको हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए सबको। बट वो कब होगा? जब डॉक्टर होगा। अब डॉक्टर ही नहीं आ रहा, डॉक्टर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि डॉक्टर कह रहा है भाई मुझे तनख्वाह ही नहीं मिलती, या डॉक्टर आ रहा है साइन कर रहा है और भैया कभी ड्यूटी पे जाता ही नहीं है। ठीक है, डॉक्टर के बिहाफ पे वो नर्स कर लेती है, नर्स के बिहाफ पे कोई और कर लेता है। तो ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना पैरामेडिक है, तो ना आंगनवाड़ी वर्कर है, ना आशा वर्कर है, और है तो कम है, तो अच्छी तरह हेल्थ सिस्टम ढंग से डिलीवर कर पाएगा? अगर भैया मैच जीतना चाहते हो यस और बैट्समैन भी अच्छा नहीं है, बॉलर भी अच्छा नहीं है, फील्डर भी अच्छे नहीं है, तो मैच कहाँ से जीत जाओगे मेरे भाई? हाँ करेक्ट। है कि नहीं? तो ह्यूमन रिसोर्स इसलिए यस बोलते सर। हैं ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, 10-15-20 मिनट। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों से बनती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लोगों से बनती है, और ऑर्गेनाइजेशन ईंट इमारतों से नहीं बनती है। इमारतें भी जरूरी हैं, बट लोग ज्यादा जरूरी। लोग सही होंगे तो इमारत अपने आप बन जाएगी। ठीक है, और इमारत बनी और लोग सही नहीं है तो जो बना है वो भी बिगाड़ देंगे भाई। ठीक है, तो ये हो गया यस सर। ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ। तीसरा होता है हेल्थ फाइनेंस। भाई बड़ा अच्छा पॉलिसी है, सब कुछ है, पर बाबूजी पैसा कहाँ से आएगा? सारी खेल ही तो पैसे का है। एमपीएच किस लिए कर रहे हो भाई? ज्यादा तनख्वाह पाने के लिए तो एमपीएच कर रहे हो कि संडे के दिन में भी शाम को 7:30 बजे घूमना चाहिए, तुम लोगों को एंजॉय करना चाहिए, पर फिर भी किताब खोल के बैठे हो, है बोरिंग मास्टर का लेक्चर सुन रहे हो फालतू में। नहीं सर। हाँ? क्या ये तो फालतू में बक नहीं बक नहीं। करते रहता है मास्टर जी, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। तो
तो हेल्थ फाइनेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। सारा पैसा रहे जो साथ तो सब संग संग डोले, और पैसा नहीं जो साथ तो यार मुंह से भी ना बोले। ठीक है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज ओवेरियन एडवांटेज, ओवेरियन डिविडेंड। अब हम लोग, हमारी किस्मत खराब थी भैया, हम लोग यहाँ पैदा हो गए, और वो लोग जो अमेरिका में पैदा हुए उनको भाई बढ़ती नेशनैलिटी मिल गई, भाई बढ़ती डेवलप कंट्री में पैदा हो गए। अगर आपको अच्छी जिंदगी काटने, तो आप सोचोगे यार पहले मैं मेहनत करूंगा, फिर मैं पढ़ाई करूंगा, फिर मैं अच्छी कोई सी जगह पहुंचूंगा, फिर मैं पैसा कमाऊंगा, फिर मैं पढ़ाई करने के लिए मतलब विदेश जाऊंगा, वहां पे फिर मैं डिग्री हासिल करूंगा, फिर मैं नौकरी ढूंढूंगा। बाप रे बाप, स्ट्रगल ही खत्म नहीं हो रहा यार। और दूसरा कहता है कि भैया मेरी तो ऊपर वाले ने किस्मत में लिख दिया, मैं अमेरिका में ही पैदा हो गया भाई, मुझे ये चीज अपने आप में एग्जैक्टली। नहीं। हाँ तो, करेक्ट। तो, तो वही वो, उसको इतने स्ट्रगल ही नहीं करने पड़े उसे। तो कहने का मतलब है हेल्थ सिस्टम में फाइनेंस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। फाइनेंसिंग ऑफ हेल्थ केयर, अब वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है भैया देश की जीडीपी क्या है। अब भारत की जीडीपी है आज की डेट में करीब 34 लाख करोड़, है ना, 34 लाख करोड़ भारत की जीडीपी। अब भारत कह रहा है भाई हम तो 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे। भाई बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई रोड मैप क्या है? अब बैंक्स हैं, अब बैंक्स के अंदर जो पैसा है वो, उसमें 22 लाख करोड़ रुपए तो वैसे ही तुम्हारे निकल गए भाई। है अभी मध्य प्रदेश के अंदर सरकार ने बोला, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार के ऊपर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा हुआ है, और ऊपर से अब सरकार कह रही है हम शंकराचार्य की मूर्ति बनाएंगे भाई। तो बाबूजी ये तो बताओ कि तुमको हेल्थ वालों जो गधे की तरह काम कर रहे हो उसको देने के लिए तो तनख्वाह नहीं है, और आप भैया मूर्ति बनाने में और फिर 2 लाख मतलब 2,000-3,000 करोड़ रुपए खर्चा कर दो। तो भाई वो पैसा उठा के कहीं और दे दो। और पता है ये क्यों होता है? ये पूरा रिसर्च का विषय है। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए मैं, और अब मैं, देखिए आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, या तो आप मेरे को कन्विंस करोगे या मैं आपको कन्विंस करूंगा। बट कोई भी चीज को आर्ग्यू करने के लिए, सिलेक्टिव आर्ग्यूमेंट करने के, जैसे हार्वर्ड में होता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में होता है, तो उसमें क्या है कि आदमी तैयारी करके आता है, पढ़ता है, तथ्य करता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको विषयों को पढ़ना पड़ेगा, उसको बारीकी से समझना पड़ेगा। मैं ए की बात कर रहा हूँ, आप भी ए की बात करोगे, मैं बी की बात कर रहा हूँ, आप भी बी के, पर मैं ए की बात कर रहा हूँ, आप जेड की बात कर रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो, तो वो सामने वाला बोलेगा भाई ये करना ही नहीं चाहता कुछ। तो कहने का मतलब है कि जब आप किसी भी विषय के बारे में बहुत डिटेलिंग करोगे, समझोगे, तो आपको एक मोटा मोटा एक अच्छा आइडिया लग जाएगा, और उसको फिर आप स्टेप बाय स्टेप आप उसको मतलब डिस्कस करोगे ताकि आपकी कोई अच्छी चीज निकल के। बट अगर मैं आपका ध्यान ऐसी जगह पे डाइवर्ट कर दूं जहां पे कोई एजेंडा ही नहीं है, अब मैं बेफालतू में आपको बोल रहा हूँ भाई हेल्थ रिसर्च की बात कर रहे हैं, अब आप बात कर रहे हैं भैया नहीं यार ये तो नहीं, बहुत अच्छा है सब कुछ, तो वो उस तरीके का जो एटीट्यूड है उससे आप कभी एक अच्छे रिसर्चर नहीं बन सकते। अब फाइनेंस की अगर बात है तो मेन बात है कि आपको क्रिटिकली सोचना पड़ेगा भैया पैसा आएगा कहाँ से। पैसा तो दो ही तरीके से आता है, या तो भाई देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है, आप बहुत अच्छा माल बेचो, जैसे चाइना है, ठीक है। अब मेरा एक बड़ा सॉलिड आर्ग्यूमेंट होता है बहुत लोगों से, तो मैं बोलता हूँ भाई एक बात करो, जब 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 भी हम डिबेट करते हैं तो हम हमेशा इंडिया पाकिस्तान ये सब बोलते रहते हैं। बट आपने देखा है कि ये पूरा जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, चाहे हम इंडिया की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाहे श्रीलंका की बात करें, सिर्फ एक है बांग्लादेश आज की डेट में बहुत टॉप पे जा रहा है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट स्टैट्स आए हैं, बांग्लादेश वाज फॉर्म्ड इन 1971, इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1947। बांग्लादेश ने जो लास्ट जो पैरामीटर है, लास्ट डिकेड 2010 से 2020 के बीच में पूरी दुनिया में गरीबी सबसे ज्यादा अच्छे असरदार तरीके से निपटाई। तो उसके कारण क्या थे? उनके वहां पे इतने, और हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब हो गए। हमारी आबादी बहुत ज्यादा, 135 करोड़ की आबादी है, पर हम उसको फायदा ही नहीं उठा पा रहे,
क्योंकि घर में अगर जितने ज्यादा लोग होंगे, अगर आप उनको सही काम में लगाओगे तभी तो सब पैसे कमा के दे सकते हैं। बट अगर आप लगाओगे नहीं और आप उनको बेफालतू के काम में लगा दोगे तो पैसा क्या, आप वो तो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? तो हाँ सर। तो आपको ये ना, ये कॉन्सेप्ट टोटलिटी में समझना। देखो, हेल्थ रिसर्च या पब्लिक हेल्थ के अगर मास्टर बनना है ना, तो आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज, आपको डेवलपमेंटल साइंस की नॉलेज, आपको मेडिसिन की नॉलेज, आपको पॉलिटिक्स की नॉलेज, आपको सोसाइटी की नॉलेज, सोशियोलॉजी की नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज होगी, तभी आप इसको सही आपकी बिरयानी अच्छी तैयार होगी। तभी आप आर्ग्यू कर सकते हो केस बाय केस। रिसर्चर बनना इतना इजी काम नहीं है। अच्छा रिसर्चर बनने के लिए आपके अंदर वो लॉजिकल ब्लेंड ऑफ माइंड होना चाहिए, जहां पे आप यू कैन कनेक्ट दैट डॉट्स। कभी कोई चीज इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, कभी कोई चीज सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, कभी कोई चीज बिहेवियरल साइंसेस से रिलेटेड है ना। इसलिए मैं आपको अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स देके आपका भी ओरिएंटेशन करा रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अगर मुझे वैसे अगर पढ़ाना है ना कि पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, मैं पहले तुम्हें क्वेश्चन भी बता दूंगा जो आएंगे, तुम अभी लिख के रख लो, तुम्हारे 70-80% अभी से ही आ जाए। बट मुझे भैया तुमको वो नहीं बनाना कि भैया घसीटा राम जाके पेपर तो वैसे ही तुम्हारे पास हो जाएंगे भाई। बट तुम्हें अगर मैन और विमेन ऑफ सब्सटेंस बनाना है, तो आपके अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी बहुत जरूरी है बच्चों। तभी तुम अच्छे यस सर। पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट बन पाओगे। समझ गए मेरी बात? हाँ तो सर। मैं तो एक रिसर्चर ने यस बोला, सर। यस बड़ा सर। अच्छी एक उन्होंने बोला, कहते हैं भाई ये देखो, ये बात समझने वाली बात है कि पॉलिटिशियंस किस तरीके से बेवकूफ काटते हैं लोगों का। ठीक है, वो कहाँ पे ये इंडिया की कहानी, पूरी दुनिया की कहानी। अब कहीं ज्यादा स्मार्ट कौन है? अब वो 8वीं क्लास पास वाला ज्यादा स्मार्ट है, या तुम आज एमपीएच कर रहे हो कल को पीएचडी कर लोगे, या वो ये ज्यादा स्मार्ट? तो कहानी ये है। तो उन्होंने कहा कि भाई इंडिया का बजट पास होता है मार्च में, तो इंडिया की पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है। इंडिया की पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ कि भाई देखो, क्योंकि देखो रिलीजन, कंट्री, नेशनलिज्म बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स है। सबको अपना देश, अपनी जगह, सब चीज बड़ी प्यारी होती है। अगर आप मेरे को गाली दे दे, मैं आपको दे, तो आप नेचुरली, आप बचपन से उसी तरीके से पले बढ़े, तो नेचुरली आपका एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। तो सडनली हम लोग क्या है, आक्रोशित हो जाते हैं, है ना। हम रिएक्ट करते हैं, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। जो समझदार आदमी होता है, जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, जो विद्वान होता है, वो रिस्पॉन्ड करता है, वो रिएक्ट नहीं करता है ना। तो क्या है कहानी? तो अब मान लो कि डिस्कशन हुआ इंडिया की पार्लियामेंट में, तो डिस्कशन हुआ कि हाँ भाई यार, ये तो हमारे एलओसी पे बहुत ज्यादा तनाव हो रहा है, ऐसा तो हमारा कितना बजट होना चाहिए? तो कहते हैं जी बजट होना चाहिए भाई 1,00,000 करोड़। हाँ जी, चलो ठीक है, 1,00,000 करोड़ बिल्कुल हो गया, सब खुश हो गए भाई, वाकई में डिफेंस बहुत कुछ है ये, तो 1,00,000 करोड़। अब पाकिस्तान का बजट जो है वो जून जुलाई में पास होता है, तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, हाँ भाई इंडिया का बजट कितना था? ठीक है, तो क्या है, इंडिया का बजट तो 1,00,000 करोड़ था। कहता है हमारा तो भैया 1,50,000 करोड़ होना चाहिए। तो एक टोटल अब कितना हो गया, 2.5 लाख करोड़। तो ये 2.5 लाख करोड़ जो है, ये 2.5 लाख करोड़ इंडिया के अंदर 300 बिचौलिए और पाकिस्तान के अंदर 300 बिचौलिए, टोटल मिला के ये 600 बिचौलिया मिलके ये लास्ट 30 ईयर से यही पैतरा अपना रहे। इसलिए अभी कभी आपको राफेल, कभी आपको बोफोर्स, कभी आपको कुछ, कभी आपको कुछ, हर साल पढ़ना पड़ता आपको एक स्कैम नजर आता है। यस सर। ठीक है, और जो मेन मुद्दे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, नौकरी, एजुकेशन, हम क्यों नहीं अमेरिका बन सकते हैं? हम क्यों नहीं यूरोप बन सकते हैं? बट वो बनेंगे इसलिए नहीं क्योंकि लोगों को ये इश्यूज समझ ही नहीं आते। हेल्थ किसी के लिए प्रायोरिटी नहीं है, एजुकेशन किसी के लिए प्रायोरिटी नहीं, ठीक है। तो अगर वाकई में हमारे अंदर है तो वी शुड compete विद चाइना भाई। अब व्हाई शुड वी शुड compete विद पाकिस्तान? पाकिस्तान पॉपुलेशन इज ओनली 20 करोड़, आवर पॉपुलेशन इज 100। एंड तो क्लास में भैया मेरे को एक बात बताओ, आप क्लास के सबसे फिसड्डी बच्चे के साथ में compete करोगे या सबसे इंटेलिजेंट बच्चे के साथ में कंपटीशन करना चाहिए? यस सर। इंटेलिजेंट। तो कौन है इंटेलिजेंट? चाइना है भाई। वो 142 करोड़ है, हम 135, क्योंकि हमें पता है हम वो गेम कभी जीत देते, इसलिए हम हमेशा उल्टी बातें कर रहे हैं। हाँ कहने का ये मतलब है कि हेल्थ, एजुकेशन,
ये सब चीजें करने के लिए आपको बजट चाहिए भाई। अब आप अभी इस बार आप थोड़ा पढ़ाई करना, जब इस बार मार्च में जब बजट पास होगा तो आप उसको स्टडी करना। हेल्थ का बजट कितना है, हेल्थ पे कितना गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है, एनआरएचएम में कितना एलोकेट किया है, क्यों एलोकेट किया, पिछले साल कितना एलोकेट किया था, उससे पिछले साल कितना एलोकेट किया था, 2014 से अब तक कितना एलोकेट किया है, और 2004 से लेके 2014 तक कितना एलोकेट किया। जब व्हेन यू आर, ये बेटा रियल रिसर्च होगी। अगर आप वाकई में इन सब्जेक्ट्स को समझना चाहते हो तो आपको उसकी बारीकियों में जाना चाहिए, है ना। आप उसको पढ़ोगे, आप बजट का रिपोर्ट उठाओगे, आप देखने की कोशिश करोगे कि डिफरेंस कहाँ पे है, कौन सी डिजीजेस पे ज्यादा एलोकेशन किया है, कौन सी डिजीज, क्योंकि अगर एलोकेशन ही नहीं होगा तो बताओ आपको पता है आज की डेट में जितना भी फंडिंग होती है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मनरेगा स्कीम है इंडिया में, अभी कोविड के टाइम पे लोगों के रोजगार चला गया ये है, तो मनरेगा के ऊपर पहले बड़ा उपहास उठा था। अब मनरेगा के अंदर भी 100 दिन का रोजगार गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है, बट रोजगार कितने दिनों का मिलता है, सिर्फ 30 दिन का रोजगार मिलता है। अब 30 दिन के रोजगार में भी जो आपने बजट बनाया है, वो सारा बजट का जो एलोकेशन है वो आपकी लोगों को पैसे देने में चला जाता है, और उससे बेनिफिट भी नहीं मिल रहा। तो कहने का मतलब है, इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव सोर्स टू वर्क? वो सोर्स क्या हो सकती है? बिकॉज उसको अभिजीत बैनर्जी ने बहुत अच्छे तरीके से, व्हाई डिड अभिजीत बैनर्जी गॉट नोबेल प्राइज? व्हाई डिड अभिजीत बैनर्जी गॉट नोबेल प्राइज? अब अगर एक Yes, sir. नोबेल प्राइज किसी को मिला है तो भैया कुछ तो दिमाग होगा ही ना यार उसमें, तुमसे कुछ और तो मेरे है। से तो ज्यादा ही दिमाग होगा यार, हैं? Exactly. हाँ, कुछ बंदा बोल रहा है तो भाई, अब उसकी बात हम नहीं सुन के अपना हम सोचे कि भाई हम ही सर्वज्ञानी है, तो फिर कैसे काम चलेगा? हाँ? तो बेटा ये सारी चीजें जो है, इसलिए देखो यहाँ मैंने लिखा है, दीज इंक्लूड हेल्थ पॉलिसी रिसर्च, हेल्थ सिस्टम रिसर्च एंड हेल्थ सर्विसेज रिसर्च। देखो लिखने में बड़ा आसान है, बट मैंने ये जो पिछले तुम्हें 45 मिनट से जो बगर 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 कर रहा हूँ, ये 3 पॉइंट को समझाने के लिए मैंने तुमको ये सब एग्जाम्पल या कहानियां सुनाई। और अल्टीमेटली मैंने तुम्हारे को जो समझाने की कोशिश की, जो इंडिया पाकिस्तान वाली स्टोरी, वो ये देखो, ये है इकोनॉमिक एनालिसिस स्टडीज। ये इकोनॉमिक एनालिसिस है। अगर मैं कल को सपोज मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि भाई तुम यार हेड हो, 1 करोड़ रुपए तुम यार किसी भी, तुम्हें अपने हेल्थ इंप्रूवाइज करनी है, तो तुम्हें इस पॉपुलेशन में तुम्हें काला आजार पे वो पैसा खर्चा करना चाहिए, तुम्हें मलेरिया पे वो पैसा खर्चा करना चाहिए, तुम्हें नाइट ब्लाइंडनेस पे खर्चा करना चाहिए, तुम्हारे पास तो दुनिया भर की बीमारियां उस पॉपुलेशन में, तो तुम पैसा किस पे खर्चा करोगे भाई? ये डिसीजन कैसे लोगे तुम? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो सर, ये इम्पोर्टेंट। क्रिटिकलिटी अगर तुम बेटा करना सीख गए तो तुम समझ लो तुम बन गए भाई बिल्कुल नोबेल पुरस्कार विजेता। यू विल बिकम अ वेरी गुड रिसर्चर। ओके, Yes, sir. हाँ सर। समझ आया कुछ इतनी राम कहानी सुनाने के बाद? हैं? Yes, sir. Yes, sir. और ये कहाँ से आया? देखो जी नीचे सर। क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च जब आपके अंदर होगा, ये बात आज रात में अपने आप से पूछना, आप किस में अच्छे हो, आपका दिल कहाँ पे लाइक करता है, आप किस में, आप कौन से एरिया में काम करना चाहते हो? आप हेल्थ सिस्टम रिसर्च पे काम करना चाहते हो, आप हेल्थ सर्विसेज रिसर्च पे काम करना चाहते हो, आप हेल्थ पॉलिसी, क्योंकि बेटा यही चीज आपको डिसाइड करेगी कि आप किस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनने वाले हो। समझे आप? ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखा हुआ कि भाई ना ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये चीजें अगर आप इसका गुरु मंत्र अगर आप समझ गए बच्चों, तो आपकी जिंदगी में गारंटेड आप अपने ट्रैक पे दौड़ोगे और आप बहुत कामयाब होगे। मार्क माय वर्ड्स। सो इसलिए मैंने लिखा इन मेनी टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च डिस्कवरी इज द प्राइस इन द रिसर्च गेम। भाई अगर किसी ने कोविड की वैक्सीन निकाल ली तो वो तो करोड़ों अरबों खरबों कमाएगा ही नहीं भाई, क्योंकि उसकी तो इन्वेस्टमेंट लगी हुई है भाई। Exactly. बट हंटिंग फॉर डिस्कवरी इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अंडरटेकिंग, है ना। इसलिए मेनी ऑफ द ड्रग्स वी यूज टुडे हैज बीन डिस्कवर्ड इन रिसर्च प्रोग्राम डिजाइन फॉर अदर पर्पसेस। अब कैसे तुम्हारा मतलब ये जो एवरमेक्टिन जो दिया जाता है एंटी एंटी पैरासिटिक, ये भैया इसने अच्छा काम किया इसलिए दिया जाता है ये भी।
इसलिए मलेरिया की डिमांड बहुत ज्यादा, एंटी मलेरियल डिमांड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई। तो वहां पे ट्रम्प बाबू ने फोन खटका दिया मोदी साहब को कि भैया हमारे को भेज दो क्लोरोक्विन की गोलियां। हुआ था या नहीं हुआ था? हाँ Yes, yes. देखो, ठीक है ना। बट वाकई में क्या रिसर्च थी, इन्होंने भी आओ देखा न था भेज दी। ठीक है, तो अब वो कहने का मतलब है, देखो कोई भी चीज करने से पहले आपको देखो, मिनॉक्सिडिल बाल्डनेस को ट्रीट करने के लिए दिया था, बट बाद में फिर वो है कि हाइपरटेंशन को के लिए यूज हो गया। ठीक है ना। वियाग्रा बेसिकली कार्डियोवास्कुलर के लिए था, बट इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए दे दिया जाता है। तो ये भी रिसर्च की कैटेगरी, समझे? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं इसको, ये जो टॉपिक है ना, मैं तुम्हें बड़े प्यार प्यार से बड़े आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारा एग्जाम होगा अभी इस साल मई जून में। ये तो मैं तुम्हारा सिलेबस बिल्कुल, बट ये इसका जो निचोड़ है ना, ताकि तुम्हारे खोपड़ी के अंदर ये चीज तुम भूलो नहीं कभी, और फिर तुम जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे वहां पे झंडे गाड़ के आओगे। आई कैन गारंटी। Yes, sir. हाँ, Exactly. हाँ सर। तो यही है फिर बेटा। फिर नीड्स ड्रिवन रिसर्च है। अब नीड्स ड्रिवन रिसर्च क्या होता है, ये तो क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च क्या है, नीड्स ड्रिवन रिसर्च क्या है। ठीक है ना। तो ये बेटा थोड़ा सा तुम अब पढ़ना, और इसको थोड़ा सा तुम समझने की कोशिश करना, तो तुम्हें अच्छी तरह ये पता चल जाएगा। क्योंकि इस पे अब क्या करना तुम, ये मैं अभी ये स्लाइड तुम लोगों से शेयर कर लूँ, इसको अगली बार में पढ़ के आना थोड़ा। प्रॉफिट ड्रिवन रिसर्च, ठीक है ना, ये पूरा अपॉर्चुनिटी ड्रिवन रिसर्च, ये अलग अलग टाइप के। अब वो है क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, वो तो हर बुक में मिलता है बाबा, वो Yes, तो मैं sir. पढ़ाई तुम। बट ये आजकल के न्यू डेफिनेशंस ऑफ रिसर्च, ठीक है ना। तो ये पढ़ लेना तुम थोड़ा सा, ये प्रैक्टिकल है जो दुनिया कर रही है। ठीक है ना। ये प्रॉफिट ड्रिवन रिसर्च, इसका ही खेल है भाई, सारी चीज प्रॉफिट का है। यूएस क्या कर रहा है, जापान क्या कर रहा है, जर्मनी क्या कर रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। अभी एक नई मूवी आई है ह्यूमंस। आजकल तो ये भी बड़ा अच्छा हो गया, अगर कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो भैया अपना नेटफ्लिक्स देखो। Yes. ह्यूमंस देख लेना मूवी है ना। हाँ सर, देखा। ये प्रॉफिट ड्रिवन रिसर्च समझ आ जाएगा पूरा। प्रॉफिट ड्रिवन रिसर्च है वो पूरा। ठीक है, चलो एनीवे, तो इसको और डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा ये पूरा हम किस लिए करते हैं, व्हाई कंडक्ट रिसर्च, इसको पढ़ लेना एक बार, रीडिंग मार लेना प्लीज सारे के सारे। ओके सर। तब पढ़ाने में Okay, sir. ज्यादा मजा आएगा ना, तब डिस्कशन। जी सर। इसको मैं अभी 3 क्लासेस में खत्म कराऊंगा, ये 18 स्लाइड। ओके सर। ठीक है, ओके। और फिर तुमको कुछ मैं रिसर्च पेपर दूंगा 1-2 सॉल्व करने के लिए। हाँ जब उस तुम कर लोगे तो Okay. अपन, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, तब तुम मजा आ जाएगा। अच्छा सर अब हम समझे। ठीक है, ये किताबी नहीं, ये वो तरीका है जो आईएम्स में फॉलो किया जाता है। ठीक है, ओके ताकि सर। वो, ओके। ओके। Okay. कोई सवाल? कुछ लोग बोलेंगे यार ये तरीका सही नहीं, ये पढ़ाने का सही तरीका है, तो बोलो ऐसे चले। नहीं नहीं सर, ये सही सर तरीका है। दिस इज नहीं फाइन। सर, सही है। फाइन। हाँ क्या सर, बोर तो नहीं कैन होते यू तुम प्लीज लोग मेरी शेयर? बातों से? नो बोर सर। तो नहीं होते मेरी बातों से? नहीं सर, नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। हाँ क्या बोल रहा होता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो जोश आ जाता है आपका क्लास के बाद। ठीक है, चलो गुड। नहीं तुम लोग बहुत अच्छा जाओगे, बस ज्यादा दाएं बाएं नहीं देखना, जैसा मैं बोलूंगा वैसे करोगे तो ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत आगे तक जाओगे यस सर, ओके यस। इंशाल्लाह। सर, कैन यू प्लीज शेयर योर यूट्यूब वीडियोस? लास्ट क्लास योर। एक मिनट, वो उसको प्लीज एक बार कल तौफीक को कॉल कर लेना सुबह ना, और बोला हाँ सर ने जो पब्लिक हेल्थ क्या होता है, पब्लिक हेल्थ के प्रोफेशनल में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, वो तौफीक के पास सारे यूट्यूब वीडियोस पड़े हैं मेरे, है ना। तो ओके ओके सर। ओके। ठीक है, ओके बेटा, चलो टेक ओके केयर, सर, गुड ओके, नाइट। गुड थैंक नाइट। यू सो मच। गुड नाइट सर। ओके ओके, गुड नाइट सर। बाय नहीं बाय सर, नहीं सर। बाय, गुड नाइट।